राजनीति के अखाड़े में भगवा पहनकर उतरा एक सन्यासी और पूरा सिस्टम ही हिल गया, जिसे कई लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पीछे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल ही बदल गया। तब के उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को अजय सिंह बिष्ट का जन्म होता है। यह कहानी उस अजय की है जो योगी आदित्यनाथ बनकर उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे पावरफुल चेहरे बन गए। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। बाकी इनकी मां का नाम सावित्री देवी है। दोस्तों 20 अप्रैल 2020 को इनके पिता का देहांत हो जाता है, पर योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में तालाबंदी की वजह से नहीं जाते हैं। फिर विपक्ष इसका मुद्दा बनाता है कि जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गया वो जनता का क्या होगा, पर बीजेपी इसको अपने फेवर में प्रचार करती है। खैर योगी जी अपने माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों, एक बड़े भाई के बाद 5वें थे, पर इनसे 2 और छोटे हैं। ये 1977 में टिहरी के गजा के स्कूल में पढ़ाई शुरू करते हैं। 1987 में यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से ये इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं। फिर 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ जाते हैं। उसके बाद 1992 में श्रीनगर के हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से ये मैथ में बीएससी का एग्जाम भी देते हैं। दोस्तों जब ये कोटद्वार में रह रहे थे उस टाइम इनके रूम से सामान चोरी हो जाता है, जिसमें इनके सनद प्रमाण पत्र भी थे। इस वजह से गोरखपुर से मास्टर डिग्री करने का इनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में फिर से मास्टर डिग्री के लिए यानी सेम कॉलेज में अप्लाई करते हैं और वहां पे पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर पढ़ाई के दौरान ये गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने के लिए गोरखपुर आते हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन की वजह से जो उनका ये झुकाव था उस तरफ बढ़ जाता है मंदिर की तरफ। दोस्तों 1990 का जो दशक था भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। राम जन्मभूमि मूवमेंट ने देश को हिंदुत्व के रंग में रंग दिया था। अयोध्या में राम मंदिर के लिए चल रहा आंदोलन अजय को गोरखनाथ मठ तक लेके जाता है। वहां उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से होती है, जो कि इनके गुरु भी रहे हैं, जो नाथ संप्रदाय के संरक्षक थे, साथ ही साथ हिंदू महासभा के दिग्गज और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा थे। महंत अवैधनाथ जी की सिंप्लिसिटी, हिंदुत्व के लिए जुनून और समाज के लिए समर्पण ने 21 साल के अजय को इतना प्रभावित किया कि वो सांसारिक जीवन को त्याग करने का बहुत बड़ा अपना फैसला सुना देते हैं अपने परिवार को। फिर 1994 में 22 साल की एज में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और बन गए योगी आदित्यनाथ। समय बीतता है और 2014 में महंत अवैधनाथ के निधन के बाद वे गोरखनाथ मठ के महंत बन जाते हैं। दोस्तों अब थोड़ा पीछे लौटते हैं। 1996 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सियासत में कदम रख रहे थे, जब उन्होंने अपने गुरु अवैधनाथ के लोकसभा चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। फिर 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनका तगड़ा भाषण, हिंदुत्व का जुनून और मठ का सपोर्ट उन्हें संसद तक भी लेके गया। तब वे देश के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। उनकी हर जीत के पीछे थी उनकी बेबाक छवि, हिंदू युवाओं का समर्थन और मठ के संगठन की ताकत। दोस्तों गोरखपुर में योगी का नाम एक ब्रांड बन गया है, एक ऐसा सन्यासी जो सियासत में भी बुलंद था और है। फिर 2002 में योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना करते हैं। यह संगठन हिंदुत्व, गौरक्षा और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर युवाओं को एकजुट करने का मंच था। हिंदू युवा वाहिनी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आग की तरफ फैली और योगी जी को एक मास लीडर बना दिया। संगठन की रैलियां, गौरक्षा अभियान और घर वापसी जैसे कार्यक्रमों ने हजारों युवाओं को इससे जोड़ा, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी की आक्रामकता ने इसे विवादों का केंद्र भी बना दिया। 2005 में योगी जी ने दावा किया कि उन्होंने हजारों लोगों को हिंदू धर्म में वापस कराया है, जिसने सांप्रदायिक तनाव को हवा दी। 2007 में गोरखपुर में दंगे भड़के, जिसमें योगी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आता है साल 2008, आजमगढ़ में उनके काफिले पर हमला हो जाता है, जिसे उन्होंने जिहादी साजिश करार दिया। इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हिंदू युवा वाहिनी की इमेज एक हिंदू रक्षक की बन गई, जिसने योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना दिया। 2022 में जब योगी मुख्यमंत्री बन चुके थे,
हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया गया। इसके पीछे कई रीजन थे। पहला कि योगी आदित्यनाथ को अब एक मेन स्ट्रीम लीडर की इमेज चाहिए थी, जो हिंदू युवा वाहिनी के साथ पॉसिबल नहीं था। दूसरा, आरएसएस और बीजेपी के साथ तालमेल के लिए हिंदू युवा वाहिनी की जरूरत खत्म हो चुकी थी। तीसरा, संगठन के कुछ नेताओं की आपराधिक एक्टिविटीज जैसे एक्सटॉर्शन और वायलेंस ने इसे बोझ बना दिया था। और आरएसएस कभी भी नहीं चाहता था कि आरएसएस के कंपटीशन में कोई आए, क्योंकि इससे आरएसएस को ही नुकसान होता। दोस्तों, हिंदू युवा वाहिनी का अंत योगी जी की इमेज को एडमिनिस्ट्रेटिव और इंक्लूसिव बनाने की दिशा में एक स्टेप था। बीजेपी और आरएसएस के साथ योगी के रिश्ते हमेशा से ठीक नहीं रहे थे। उनके गुरु महंत अवैधनाथ 1991 में हिंदू महासभा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, लेकिन अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी यही रास्ता चुनते हैं और 2002 में गोरखपुर से हिंदू महासभा के उम्मीदवार को बीजेपी के खिलाफ उतारते हैं और बीजेपी को हरा भी देते हैं। फिर 2007 में वो 70 उम्मीदवारों को बीजेपी के खिलाफ उतारने की धमकी देते हैं, जिससे आरएसएस की मध्यस्थता माने बात करने के बाद इसको रोक दिया जाता है। इसके बाद 2009 में उन पर बीजेपी कैंडिडेट के अगेंस्ट प्रचार करने का भी आरोप लगता है। ये बगावतें उनकी स्वतंत्र इमेज को दर्शाती थी और बीजेपी के लिए कभी चुनौती तो कभी ताकत बनती रही। फिर भी आरएसएस ने उन्हें एक की एसेट हमेशा माना। उनकी पॉपुलैरिटी, मठ का प्रभाव और हिंदुत्व की बुलंद आवाज ने उन्हें अनदेखा करना इम्पॉसिबल बिल्कुल बना दिया था। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी, राजेंद्र सिंह और अशोक सिंघल जैसे दिग्गज गोरखपुर में उनसे मुलाकात करते हैं, जिसने उनके कद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। बाकी 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक जीत लाया। 403 में से 312 सीटें ये जीत जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये मुश्किल सवाल था। मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और राजनाथ सिंह जैसे नाम चर्चा में बहुत ज्यादा थे। दोस्तों, मनोज सिन्हा जो केंद्रीय मंत्री और पीएम मोदी के करीबी थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रेडिबिलिटी थी। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी चेहरा, संगठन में मजबूत पकड़ रखते थे। दिनेश शर्मा ब्राह्मण नेता थे जो बाद में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राजनाथ सिंह का नाम केवल चर्चा तक सीमित था। योगी का नाम शुरू में एक डाक हॉर्स था। पीएम मोदी और अमित शाह मनोज सिन्हा को चाहते थे, लेकिन आरएसएस ने योगी के पक्ष में जोर डाला। इसके पीछे थे योगी का अनकॉम्प्रोमाइज हिंदुत्व, गोरखनाथ मठ का प्रभाव और उनकी बगावती छवि को काबू करने की जरूरत। सूत्रों के अकॉर्डिंग आरएसएस के सुझाव पर अमित शाह योगी आदित्यनाथ को मौका देने का फैसला करते हैं। 18 मार्च 2017 को लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को सबकी सहमति से नेता चुन लिया जाता है। पर कुछ लोग थे जिनको बुरा भी लगा था, जो सहमत नहीं थे, पर क्योंकि बीजेपी का आपको पता है तो बस हो गए थे। क्योंकि खुद को मुख्यमंत्री सोच के कुछ लोग बैठे थे तो दिक्कत तो होनी ही थी। बाकी 19 मार्च को पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ ले लेते हैं। ये एक गेम चेंजर बना, जिसने योगी आदित्यनाथ को एक रीजनल लीडर से नेशनल फिगर बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी का कार्यकाल उपलब्धियों और विवादों का मिश्रण ही रहा। 2022 में वे पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने पूर्ण 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दोबारा सत्ता हासिल की। उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने अपराधियों पर नकेल कसी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2023 से 2025 तक 97,158 क्रिमिनल्स को सजा मिली। एनकाउंटर पॉलिटिक्स और बुलडोजर जस्टिस ने माफिया विकास दुबे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को घुटनों पर ला दिया। गोरखपुर और मथुरा जैसे क्षेत्रों में अपराध दर घटी। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 7वें से दूसरे नंबर पर पहुंच गई। गोरखपुर से डेटा सेंटर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि पहले गंगा एक्सप्रेसवे था, ने बिजनेस को अट्रैक्ट किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ने एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट दिया। 87 लाख छोटे और सीमांत किसानों के 36,359 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों में योगी जी ने जनता की समस्याएं सुनी। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में उनकी भूमिका ने उन्हें हिंदू समुदाय में और लोकप्रिय बना दिया। लेकिन योगी जी का कार्यकाल विवादों से खाली ही नहीं रहा। बुलडोजर जस्टिस ने उन्हें बुलडोजर बाबा का तमगा दिया, लेकिन इसे अल्पसंख्यकों, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए। बटेंगे तो कटेंगे और 80-20 जैसे बयानों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा ही दिया। एंटी लव जिहाद लॉ ने इंटरफेथ कपल्स को परेशान किया और ह्यूमन राइट्स संगठन ने
क्रिटिसाइज भी किया। 2020 में WHO ने उनकी कोविड रणनीति की तारीफ भी की। लेकिन 2021 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में अव्यवस्था और शवों के गंगा में बहने की तस्वीरों ने उनकी इमेज को नुकसान ही पहुंचाया। दोस्तों, 2020 के हाथरस कांड, जहां एक दलित लड़की के साथ दुराचार और उसका जबरन अंतिम संस्कार उसके ही खेत में मिट्टी का तेल डालकर कर दिया जाता है, इस जैसी घटनाओं ने उनके प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए। जहां मीडिया को रोक दिया गया था और हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता पर उस लड़की का कर दिया जाता है, इससे उनकी जो इमेज है वो भी खराब होती है। गौरक्षा नीतियों ने आवारा पशुओं की समस्या को जन्म दिया, जिसने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया और जॉब्स नहीं आने और जो भी वैकेंसी आई उन पर भर्तियों में बार बार पेपर लीक ने युवाओं में गुस्सा ही पैदा किया। लोग योगी को उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और हिंदुत्व के प्रति समर्पण के लिए पसंद तो करते हैं, उनकी भगवा इमेज और सन्यासी लाइफस्टाइल उन्हें ऑथेंटिक भी बनाती है। बुलडोजर नीति और राम मंदिर ने उन्हें हिंदू बहुसंख्यकों और कानून व्यवस्था चाहने वालों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया, जो कि उनको बहुत मानते हैं। लेकिन उनकी सांप्रदायिक छवि, ऑटोक्रेटिक स्टाइल और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नीतियों ने उन्हें अलोकप्रिय भी बनाया। पत्रकारों और आलोचकों के खिलाफ UAPA और NSA जैसे कानूनों का इस्तेमाल कंट्रोवर्शियल भी रहा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 33 सीटों का नुकसान हो जाता है, जिसने योगी जी की पॉपुलैरिटी पर सवाल उठाए। फिर उनकी UP प्लस योगी बराबर उपयोगी टैगलाइन और PM मोदी के साथ नजदीकी ने उन्हें बीजेपी का की फेस बनाए रखा। दोस्तों, 2025 तक योगी उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक गद्दी पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। वे कहते हैं कि उनका असली कॉलिंग गोरखपुर लौटकर योगी धर्म का ही पालन करना है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और हिंदुत्व की लेगेसी उन्हें सियासत के शिखर पर बनाए रखती है। 2027 का विधानसभा चुनाव उनके लिए एक अग्नि परीक्षा ही होगा। अगर वे फिर से जीतते हैं तो 2029 या 2034 में PM की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की कहानी एक सन्यासी की है जो सत्ता, संघर्ष और विवादों के बीच हिंदुत्व का फ्लैग बेरर बना रहा है, लेकिन जिसके हर कदम ने समाज को एकजुट करने और बांटने दोनों का काम किया। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय भारत, वंदे मातरम।